अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराइज़ साहब। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट की 4 मेन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं: ऑब्जेक्टिविटी, स्टैंडर्डाइजेशन, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ऑब्जेक्टिविटी किसी टेस्ट का की वो करेक्टरिस्टिक है कि जिसकी वजह से कोई टेस्ट जिसको हम कहेंगे कि वो अच्छा टेस्ट है, उसको एक क्वांटिफाइएबल न्यूमेरिकल डिजिटल स्कोर देना चाहिए परसेंटेजेस और फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में। मसलन बीडीआई है तो हमें कैलकुलेटेड स्कोर देता है और हमें जिस तरह पता चलता है कि 10, 12, 15 इस तरह से स्कोर आ रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि किसी पर्सन को नो डिप्रेशन है, माइल्ड डिप्रेशन है, मॉडरेट डिप्रेशन है। तो ये क्वान्टिफाइबिलिटी उसकी ऑब्जेक्टिविटी को फुलफिल करता है, उस क्राइटेरिया को। उसके बाद था स्टैंडर्डाइजेशन, जिससे हम एक नॉर्मेटिव सैंपल लेते हैं। वो टेस्ट जो स्टैंडर्डाइज्ड है उसके पास एक सैंपल अवेलेबल है, नॉर्म्स अवेलेबल हैं कि नॉर्मल लोग उस टेस्ट के ऊपर कैसा परफॉर्म करते हैं। मसलन बीडीआई के अंदर अगर जो टेस्ट 10 स्कोर आ रहा है तो मुझे ये पता चल रहा है कि मेरी ही एज और जेंडर के जो लोग हैं उनको अगर 10 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये नो डिप्रेशन जोन के अंदर आता है। तो इस तरह हमारे पास ना एक नॉर्मल स्कोर अवेलेबल होता है कि नॉर्मल लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। अगर किसी टेस्ट के अंदर नॉर्म्स अवेलेबल हैं तो इसका मतलब है कि ये टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड है। जो नेक्स्ट हमारे पास एक सोफिस्टिकेटेड बनती है करेक्टरिस्टिक टेस्ट की, वो है रिलायबिलिटी। जैसा कि कहा जाता है कि डाउलेंस जो है वो रिलायबल है। तो रिलायबल क्यों है? क्योंकि काबिल भरोसा है और ओवर द ईयर वो सेम परफॉर्मेंस देता है। इसी तरह से एक साइकोलॉजिकल टेस्ट तब रिलायबल है जब ओवर द ईयर वो एक ही तरह की परफॉर्मेंस देता है। यानी एक दफ़ा अगर वो डिप्रेशन एक्यूरेटली मेजर कर रहा है तो दूसरी तरफा भी एडमिनिस्टर करने पे वो सिमिलर रिजल्ट्स हमें फाइंड आउट करके दे रहा है। तो सिमिलर रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्रेडिक्शन हमारी सेम रहती है किसी टेस्ट में किसी पर्सन के हवाले से, तो वो टेस्ट रिलायबल है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? रिलायबिलिटी इज द कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट स्कोर्स। कंसिस्टेंसी अगेन वही कि तसलसल होना, उर्दू में इस चीज़ को हम तसलसल होना कहेंगे। रिलायबिलिटी रिफर्स टू कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स। अब ये याद रखना है, इसके 3 पॉइंट्स हैं और इन्हीं 3 से इसकी 3 टाइप्स निकलती हैं। obtained by the same person when they are re-examined with the same test on different occasion। एक ही पर्सन को जब हम री एग्जामिन करते हैं, दूसरी दफ़ा एग्जामिन करते हैं उसी टेस्ट के ऊपर, तो वो रिलायबल है अगर उसके सिमिलर रिजल्ट्स आते हैं। यानी टाइम पॉइंट 1 में हमने एक टेस्ट एडमिनिस्टर किया, वो हम एक्स करार दे देंगे। टाइम पॉइंट 2 के अंदर हमने 6 माह के अंदर अंदर उसी टेस्ट को दोबारा एडमिनिस्टर किया तो वो वाई बन जाएगा। आर विद डिफरेंट सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट आइटम्स। हमने वही टेस्ट तो नहीं लगाया, लेकिन हमने उससे मिलता जुलता एक टेस्ट लगाया था, तो इसमें भी हमने दूसरी दफ़ा एक फाइंडिंग ली। और अंडर अदर वेरिएबल एग्जामिनिंग कंडीशन, या हमने कोई वेरिएबल्स हैं जो अंदर चेंज किए हैं, कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस हम लेकर आए हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या चेंजेस आती हैं। तो इस तरह से रिलायबिलिटी की ये जो मेन डेफिनेशन है ये आपने ज़रूर याद करनी है और टू द पॉइंट याद करनी है, इसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं एरर वेरिएंस। रिलायबिलिटी का हमें कैसे पता चलता है कि एक टेस्ट जो है वो रिलायबल है या नहीं है? ऐसे टेस्ट रिलायबल कहलाएंगे जिनमें एरर वेरिएंस कम आ रहा है। एरर गलती और वेरिएंस फ़र्क, किस चीज़ में फ़र्क? किसी बंदे की एक्चुअल परफॉर्मेंस में और जो हमने टेस्ट में स्कोर लिया है उसके अंदर। यानी एक बंदा अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस कर रहा है तो क्या हमारा टेस्ट भी उसको उतना ही डिप्रेस्ड बता रहा है कि जितनी उसकी रियल फीलिंग है, या उससे कम या ज़्यादा तो नहीं बता रहा? तो इस तरह उसका जो रियल ट्रेट है उससे वो कितना मैच करता है, ये चीज़ हमें बताती है कि एक टेस्ट कितना रिलायबल है। द टर्म एरर रेफर्स टू अनवांटेड वेरिएशन। हम नहीं चाहते हैं कि हम गलती करें, हम गलती की गुंजाइश नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन टिल साइकोलॉजी एक सॉफ्ट साइंसेज है तो उसमें गलती की गुंजाइश होती है। जितनी गलती की गुंजाइश होती है वो हम बता दिया करते हैं। यूजुअली साइकोलॉजी में 0.5 एरर रखा जाता है कि तकरीबन 95% हम चाहते हैं कि हम एक्यूरेसी गेन करें, या कुछ टेस्टों में हम 90% एक्यूरेसी गेन करना चाहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? एरर वेरिएंस। मेन डेफिनेशन ये याद करनी है आपने। द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड स्कोर, यानी जो हमारा टेस्ट आया ना उसमें क्या रिजल्ट आया, एंड ट्रू स्कोर, और जो कि एक्चुअल था, जो एक्चुअल उसकी टेंडेंसी थी, एक्चुअल फीलिंग्स थी, ये एरर ऑफ मेजरमेंट कहलाता है। द स्कोर पर्सन अर्न्स ऑन अ पर्टिकुलर टेस्ट इज कॉल्ड द ऑब्जर्व्ड स्कोर। जो उसका टेस्ट के अंदर आया वो ऑब्जर्व्ड स्कोर है और हम ये चाहते हैं कि एरर वेरिएंस कम से कम हो। अच्छा, ये ऑब्जर्व्ड स्कोर तो हमें पता चल गया कि जो हम टेस्ट लगा रहे हैं उसके ऊपर अंदर जो क्वांटिफाइबल एक उसकी फाइंडिंग आई है, परसेंटेज वगैरह आई है, वो ऑब्जर्व्ड स्कोर है। तो फिर ट्रू स्कोर क्या है? ट्रू स्कोर वैसे तो रिपीटेड मेजर से हमें पता चलता है ये, लेकिन ये हम नॉर्म्स में से ड्रॉ करते हैं। जो नॉर्म्स गिवन होती है ना टेस्टों के पीछे, वो ट्रू स्कोर बता रही होती हैं और टी लिखा हुआ होता है अक्सर, ये ऐसे करके ना हमें मिलेंगी।
क्यों हमें ये इसको हम ट्रू स्कोर कहते हैं, क्योंकि बार बार करने के बाद नॉर्म्स ड्रॉ हुई होती हैं टेस्टों की, तो वो एक नॉर्मल बताती हैं एक तरह से कि एक नॉर्मल लोग क्या भी कैसे बिहेव करते हैं, और ये जो पर्सन है उसका उससे कितना कम या ज़्यादा आ रहा है, ट्रू स्कोर से वो कितना कम या ज़्यादा है, आगे और पीछे है। अच्छा, आगे हम आते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। जो रिलायबिलिटी है ना, ये मेजर करने के लिए हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट इज़ कोरिलेशन कोफिशिएंट? ये वही पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन है जो हम स्टैट्स में पढ़ते चले आए हैं। इसकी रेंज होती है 0 से लेके 1 तक, यानी जितना ज़्यादा हमारा जो स्कोर है ना वो 1 के करीब तर आ रहा है ना, आखिर में जो दूसरा हम करते हैं 0.5, जो 0.5 से नीचे है ना, तो इसका मतलब है कि टेस्ट रिलायबल नहीं है। 0.5 से जो ऊपर जाता है ना, यहाँ तक कि 0.9 तक पहुँच जाता है, 1 हम अचीव नहीं कर पाते हैं। यूजुअली साइकोलॉजिकल टेस्ट की रिलायबिलिटी ना 0.7 0.8 वगैरह हुआ करती है, तो ये हम कहते हैं कि ये टेस्ट जो है ये रिलायबल है, 0.5 से इसको ऊपर होना चाहिए। तो इस तरह हम जब हमारे पास रिजल्ट आता है ना एरर वेरिएंस के थ्रू भी, ये हमारे पास इस तरह से परसेंटेज इसकी फॉर्म में आएगा, 0 to 1 की रेंज के अंदर आएगा, और यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा जो टेस्ट है ये किस कदर रिलायबल है। आगे इसी की ये पूरी डेफिनेशन बनी हुई है, आप इसमें से कोई सी भी लाइंस याद कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी इसमें से हाईलाइट कर देती हूँ। द कोरिलेशन कोफिशिएंट एक्सप्रेसेस द डिग्री ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस आर रिलेशनशिप बिटवीन 2 सेट्स ऑफ स्कोर्स। ये 2 सेट्स ऑफ स्कोर अगेन वही है जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना, आगे दोबारा भी हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन के अंदर जो चीज़ गिवन है कि जो टाइम पॉइंट 1 के अंदर हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं वो x कहलाएंगी, 2 वाली y कहलाएंगी। इन दोनों का जो डिफरेंस है ये 0 to 1 की रेंज में आएगा। अगर 0.5 से नीचे आ रहा है तो टेस्ट रिलायबल नहीं है, अगर 0.5 से ऊपर आ रहा है तो टेस्ट रिलायबल है। अच्छा जी, द रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट अगेन वही चीज़ है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ये हमारे पास जो ये चीज़ आती है ना, जैसे जो आखिर में रिज़ल्ट आएगा, जैसे मैंने कोई टेस्ट लगाया था और मेरे पास रिलायबिलिटी कोफिशिएंट आया है मसलन 0.78, तो ये रिलायबिलिटी कोफिशिएंट जो रिज़ल्ट आता है ना x और y, वो पूरा जो आप लगाते हैं ना, कोरिलेशन का फार्मूला होता है ऐसे करके, एक तरफ हम x लिखते हैं y, फिर x y की को मल्टीप्लाई करते हैं, x का स्क्वायर y का स्क्वायर, इसका पूरा फार्मूला है, आपको याद होगा वो कोरिलेशन कोफिशिएंट वाला। इस तरह से हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, r इज़ इक्वल टू। अच्छा, ये जो उस फार्मूले के नतीजे में हमारे पास अब फाइनल रिजल्ट आता है ना, वो इस तरह से आता है। अब मुझे देख के बताना है 0.7 का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब है 0.5 से ऊपर है ना, इसका मतलब है जी मेरा टेस्ट रिलायबल है। अगर मेरी ये रिज़ल्ट आता मसलन, ये मैं मिटा देती हूँ, अगर मेरा रिज़ल्ट आता मसलन 0.4, तो अब क्या है, अब हमारा टेस्ट रिलायबल नहीं है, ये कंसिस्टेंट फाइंडिंग्स नहीं दे रहा, तो अब हम इसको डिस्कार्ड करेंगे, हम इसको रिवाइज करेंगे, दोबारा से चेक करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ एक एक लाइन की डेफिनेशन लिखनी है, ये ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता, एक एक लाइन ये वाली, ठीक है। इसमें इसी में भी एक ही लाइन आपने करनी है, जितनी मैंने हाईलाइट की है इसमें भी ये एक ही लाइन है। मेनली रिलायबिलिटी लिखते हुए ज़रूरी है कि आप टाइप्स के ऊपर फोकस करें ज़्यादा, मेन डेफिनेशन और फिर टाइप्स। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, व्हेन वी आर एडमिनिस्ट्रिंग द सेम टेस्ट ऑन डिफरेंट ओकेजन, हमने एक ही टेस्ट को दोबारा से एडमिनिस्टर किया है। द मोस्ट ऑब्वियस मेथड फॉर फाइंडिंग द रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट स्कोर इज बाय रिपीटिंग द सेम टेस्ट ऑन अ सेकंड ओकेजन, ठीक है। हमने दूसरी दफ़ा लगाया है इसको, और यूजुअली ये जो हम रिपीट कर रहे होते हैं ना इसको एक ही टेस्ट को, ये इसकी टाइम ड्यूरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। विद इन 6 मंथ एक टेस्ट को हो जाना चाहिए, ज़्यादातर 1 माह के अंदर अंदर हम एक टेस्ट को दोबारा से री एडमिनिस्टर करते हैं। जो पहली दफ़ा हमने फाइंडिंग ली थी वो x कहलाएगी, जो दूसरी दफ़ा है वो y कहलाएगी। कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे जो 0 to 1 की रेंज में आएगी, और उसके मुताबिक ही हम टेस्ट को डिस्कार्ड करेंगे, उसकी रिलायबिलिटी को यहाँ एक्सेप्ट करेंगे कि ये ठीक हो गई है। तो टाइम इंटरवल इन रीटेस्ट रिलायबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूजुअली इट इज स्पेसिफाइड इन टेस्ट मैनुअल्स। रीटेस्ट कोरिलेशन डिक्रीज प्रोग्रेसिवली एज द इंटरवल लेंथन, अगर ज़्यादा देर हो जाती है तो फिर वो नहीं उसको हम नहीं, उस पर ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो रीटेस्ट डज नॉट एक्सीड, शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ, 6 माह से ज़्यादा टाइम के अंदर दूसरी दफ़ा नहीं लगाना। ये हो गया टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। सिर्फ मेन डेफिनेशन जो पहले पैराग्राफ में गिवन है ये वाली, और इसकी टेम्पोरल जो सेटिंग है ये वाली, ये लिखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ 2-2 लाइनें लिखनी है, कुछ भी नहीं। डिफ़िकल्टीज, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो हैं ये बुलेट्स में लिखनी होती हैं, ये पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखनी होती हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास, मसलन मैं ये इसको थोड़ा सा लिख देती हूँ ताकि ये हमें थोड़ा याद रह जाएगा। ये पहला पॉइंट है, इज़ क्वाइट सिंपल टेक्निक, जिसकी पहली
है टेक्निक है, बहुत ही आसान है ना। BDI लगाया, अभी आपने एडमिनिस्टर किया है और आपने नेक्स्ट उसे कहा 2 वीक बाद दोबारा आना, तो आप दोबारा एडमिनिस्टर कर रहे हैं, दोनों की आप कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। इफ़ द इंटरवल बिटवीन रीटेस्ट इज फेयरली शॉर्ट, द टेस्ट टेकर मे रिकॉल मेनी ऑफ द फॉर्मर रिस्पॉन्सेज। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? अच्छा, ये डिफ़िकल्टीज़ और स्ट्रेंथ्स लिखने की बजाय ना आप एवेल्यूएशन का वर्ड भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं। अगर इसके अंदर टाइम स्पेन हमने बहुत ही कम रख दिया तो फिर तो उसको पहले ही याद है, वो वही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वही रिजल्ट्स और वही बातें जो पहले दफ़ा बताई थी वही दोबारा वो बतानी शुरू कर देगा पर्सन। द नेचर ऑफ टेस्ट इट सेल्फ में चेंज विद रेपिटेशन। जाहिर है एक तरह से एक सब्जेक्टिविटी बायस आ जाती है ना, प्रैक्टिस इफेक्ट आ जाता है और फटीग इफेक्ट आ जाता है, वो सारी चीज़ें कि प्रैक्टिस इफेक्ट कि एक दफ़ा आपने टेस्ट एडमिनिस्टर किया, उसने सीख लिया उस टेस्ट में है क्या, और जब दोबारा लगा रहे हैं तो वो सिमिलर टेस्ट ही आंसर्स करेगा, क्योंकि अब तो उसकी इंडिविजुअल जो बन गई है ग्रिप उसके अंदर बन गई हुई है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। देन दिस टेक्निक इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर मैनी साइकोलॉजिकल टेस्ट। 3 से 4 पॉइंट्स आप लिखेंगे तो ये सफिशिएंट होंगे आपके लिए, ठीक है, बुलेट्स में लिखेंगे इसी तरह से। दूसरा है इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्वल का मतलब होता है अल्टरनेट, भी लफ्ज़ यूज़ होता है अल्टरनेट भी, कि हम एक ही तरह का दूसरी तरह का एक और फॉर्म बनाते हैं। इसकी जो अच्छा क्या किस तरह बनेंगे ये, जो इसकी अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं ना, जैसे इसमें हमें प्रॉब्लम आई कि एक ही टेस्ट को जब हम दोबारा एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिस इफेक्ट भी आ गया है, उसके अंदर टेम्पोरल प्रॉब्लम भी आ रही है, सब्जेक्टिविटी भी बायस भी आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं कि वही टेस्ट नहीं दे रहे हैं, हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर तब्दीलियाँ कर लेंगे। है वो भी डिप्रेशन का ही, वो भी 21 आइटम्स है, लेकिन वर्ड्स और थोड़ी चीज़ें अंदर हमने बदल ली हैं, तो ये अल्टरनेट फॉर्म कहलाएगा। When इसमें लिखा है the correlation between scores obtained in this technique is also known as alternate form, as same person can be tested with 2 equivalent forms of same test on 2 different occasion। हम 2 फॉर्म ले लेते हैं और 2 डिफरेंट ओकेजन पे एडमिनिस्टर कर लेते हैं। अब इसमें किस किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? अब इसमें प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसकी डेवलपमेंट जो है वो बड़ी मुश्किल है ना, कि मसलन आपने एक टेस्ट बनाया, वो इतना सोफिस्टिकेटेड साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उनमें नॉर्म्स ड्रॉ करनी होती हैं, उनमें कितना काम होता है साइकोमेट्रिक्स का, तो उस तरह के 2 फॉर्म बनाना बड़ा ही एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली हो सकता है। और स्टिल हम उसके ऊपर कैसे कह सकते हैं कि वो बहुत ही इक्वलेंट हैं? हमने उनको बहुत एक ही तरह से बनाने की कोशिश की है, लेकिन उन दोनों टेस्टों में स्टिल वेरिएशंस प्रेजेंट हो सकती हैं। तो ये सारी इससे रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी। हम बनाते कैसे हैं, उसकी जो टेस्ट कंस्ट्रक्शन है, स्टेप्स क्या हैं हमारे पास। द नंबर ऑफ आइटम्स मस्ट बी द सेम। अगर एक में 21 आइटम्स हैं, 21 आइटम्स हैं, दूसरे में भी 21 आइटम्स होनी चाहिए। द आइटम्स शुड बी यूनिफॉर्म ऑन रिस्पेक्ट टू कंटेंट। एक ही तरह का कंटेंट उनके अंदर पाया जाता हो, उसके अंदर फ़र्क ना हो। ट्रेड्स एंड लेवल एंड रेंज ऑफ डिफ़िकल्टी, यानी देखना कि इक्वलेंट का मतलब ये है कि बिल्कुल सेम हो, सिमिलर हो, बिल्कुल वर्ड्स एक नहीं है, सेम टेस्ट नहीं है, जो हमने रीएडमिनिस्टर किया है वो डिफरेंट है, डिफरेंट भी हो लेकिन बहुत सी चीज़ों के अंदर मैच भी करता हो दोनों। डिफ़िकल्टी लेवल भी शुड बी सेम। होमोजेनिटी, आइटम्स होमोजीनियस हों। जब हमने एक जगह पर एक तरह की ट्रेड को मैयर किया है, दूसरे में भी उसी ट्रेड को हमने मैयर करना है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस दोनों के मैच करते हो एक दूसरे के साथ, जैसे एरर वेरिएंस वगैरह सिमिलर होता हो। मैकेनिज्म ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एंड स्कोरिंग भी यूनिफॉर्म हो। अगर एक लिक्विड टाइप है तो दूसरा भी लिक्विड टाइप हो। इंस्ट्रक्शंस भी उनके अंदर सिमिलर हो, फॉर्मेट भी सिमिलर हो। तो ये कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी इन ऑल रिस्पेक्ट्स कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड। स्टिल जाहिर है कि हम ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लिमिटेशंस इसकी यही है। इफ़ द बिहेवियर अंडर स्टडी इज प्रपोज टू बी इफेक्टिव, अल्टरनेट फॉर्म विल रिड्यूस सच टाइप ऑफ इफेक्ट। ये तो अच्छी बात है इसकी, ज़ाहिर हम इसीलिए तो बनाया कि हम बहुत सी सब्जेक्टिव बायस जो है वो ख़त्म हो जाए। टेस्ट आइटम्स विल चेंज विद रेपिटेशन। इट शुड बी एडिड दैट अल्टरनेट फॉर्म्स आर अनअवेलेबल फॉर मैनी टेस्ट। ये सबसे बड़ी बात है ना, हम नहीं, अब जैसे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं या पर्सनैलिटी टेस्ट हैं तो उनमें लिए अल्टरनेट फॉर्म बनाना तो है ही बहुत ही मुश्किल है। प्रैक्टिस डिफिकल्टीज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ट्रूली इक्विवेलेंट फॉर्म हम नहीं बना सकते हैं, ट्रूली इक्विवेलेंट फॉर्म्स नहीं बन सकते हमारे पास। तो इस तरह से ये हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं होता रिलायबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए अल्टरनेट फॉर्म। इन दोनों की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक थी हमारे लिए। टेस्ट रीटेस्ट बहुत ही सिंप्लीफाइड है कि एक ही टेस्ट अब बार बार एडमिनिस्टर कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अच्छा जी अब हमें बड़ा कंसिस्टेंट फाइंडिंग्स आएंगी। अल्टरनेट फॉर्म बनाना बड़ा मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है और नहीं है हमारे लिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या है, हम एक ही टेस्ट लेते हैं। अब हम बड़े चालाक हो गए हैं, हम उसको स्प्लिट कर लेते हैं, हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं उसको, कि एक ही टेस्ट एडमिनिस्टर किया है और उसको हमने अलग अलग कर लिया। कैसे? एक
पार्ट 1 को हमने x करार दे दिया है, पार्ट 2 को हमने अब y करार दे दिया है। और कैसे स्प्लिट हमने किया है, समटाइम्स हम उसको फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 20 आइटम्स हैं तो पहले 10 जो हैं वो फर्स्ट हाफ है, और जो सेकंड पार्ट के अंदर 11 से लेके 20 तक है वो सेकंड हाफ बन गया। दूसरा तरीका क्या है, ऑड और इवन को अलग कर लिया। यानी अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में भी हर एक में अपनी अपनी तरह की प्रॉब्लम है कि शुरू में तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे और आखिर वाले जो हैं वो बहुत ही लीडिंग या इन डेप्थ क्वेश्चंस थे, तो इस तरह से ये सही नहीं था। अब हमने इसको कैसे किया, ऑड इवन अलग कर लिए। मसलन एक्स के अंदर तमाम ऑड नंबर कर लिए हमने, जैसे 20 आइटम्स हैं तो 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, थर्ड आइटम इसमें है, फोर्थ इसमें है, फिफ्थ इसमें है, सिक्स्थ इसमें है, वाई के अंदर है। तो इस तरह से हमने ऑड और इवन अलग अलग कर लिया। अब हमने 2 ग्रुप्स बना लिए। ये बड़ा ही अच्छा मेथड है और हम ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट में, क्योंकि इसमें हम री एडमिनिस्टर भी नहीं कर रहे, वो भी हमारा टाइम बच गया कि हम दोबारा चेक करें और उसकी जो प्रॉब्लम्स थी टाइम गैप की और ये वाली वो हल हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अल्टरनेट फॉर्म की तरह हमें 2-2 फॉर्म नहीं बनाने चाह रहे लग रहे टेस्ट, और ये 2 एडमिनिस्ट्रेशंस नहीं करनी पड़ रही। पहले दोनों जो तरीके थे उनमें 2-2 एडमिनिस्ट्रेशंस करनी पड़ रही थी कि सेम टेस्ट और अल्टरनेट फॉर्म विल बी री एडमिनिस्टर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन। लेकिन इसमें डिफरेंट ओकेजन की ज़रूरत नहीं है। एक पर्सन आया है, हमने टेस्ट एडमिनिस्टर किया, उसको घर भेज दिए, उस टेस्ट को हमने ऑड इवन करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट ऑड्स को हमने एक्स करार दे लिया, इवन्स को हमने वाई करार दे लिया और अपनी हमने कोरिलेशन निकाल ली है। Sometime one perception to be observed in making such odd even split partains whole group of items should be assigned intact to one or the other half. Once the two half scores have been obtained for each person, they may be correlated by usual method. This correlation actually gives the reliability of only a half test. वो ये मानते हैं कि still half test की reliability find out हो रही है, क्योंकि हमने टेस्ट को half डिवाइड कर दिया है। तो ये स्टिल हमारी टेक्निकल सिंपल टेस्टों में तो ये अप्लाई हो जाएगा, लेकिन कम्प्लेक्स या जो लॉन्ग टेस्ट है ना, लॉन्गर टेस्ट हैं, उनके लिए ये समटाइम मुश्किल भी हो सकता है। तो लेंथ ऑफ टेस्ट आइटम बहुत मैटर करती है। द लॉन्गर अ टेस्ट द मोर रिलायबल इट विल बी। It is reasonable to expect that with the larger sample of behavior we can arrive at more adequate and consistent measures. वो टेस्ट जिनमें नंबर ऑफ आइटम्स शॉर्ट हैं उनके लिए ये स्प्लिट हाफ मेथड अच्छा साबित नहीं होगा। अब जो सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है ना, वो मल्टीपल रिलायबिलिटीज़ फाइंड आउट करते हैं। उन्होंने टेस्ट री टेस्ट भी लगाए होंगे, स्प्लिट हाफ भी लगाए हुए होंगे, अल्टरनेट फॉर्म भी समटाइम्स उन्होंने किए हुए होंगे। तो जितना ज़्यादा डिफरेंट रिलायबिलिटीज़ अप्लाई हुई हुई हैं, इसका मतलब है टेस्ट उतना ही सोफिस्टिकेटेड और हाईली रिलायबल है। ये भी एक इंडिकेटर हो सकता है कि सिर्फ एक ही तरह की रिलायबिलिटी के ऊपर उन्होंने फोकस नहीं किया, बल्कि उन्होंने डिफरेंट टेक्निक्स लगाकर मुख्तलिफ तरीके से टेस्ट की रिलायबिलिटी को चेक किया हुआ है। अच्छा, इस मसले को हल करने के लिए ना, कि ये लॉन्गर टेस्ट के लिए तो ऑड इवन मेथड यूज़ हो सकता है, शॉर्ट्स के लिए नहीं हो सकता। तो स्पीयरमैन एक स्टैटिशियंस थे, उन्होंने एक फार्मूला हमें दिया है ये वाला। आपको साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को राइट नाउ ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, स्टैट्स में आप डिटेल से पढ़ेंगे। स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला कहलाता है। इस टेस्ट के मदद से हम जो टेस्ट है डबलिंग द लेंथ ऑफ टेस्ट, वो टेस्ट जो छोटे हैं ना और उनको उनकी रिलायबिलिटी नहीं लिख रही, तो ये जो टेस्ट है ना, ये उनको जिस तरह अगर 20 आइटम्स वाला है तो वो 40 आइटम्स में चेंज हो जाएगा, और इस फार्मूला की मदद से उसकी हम रिलायबिलिटी फाइंड आउट कर सकेंगे स्प्लिट हाफ की मदद से। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में समटाइम पूछा जा सकता है कि हाउ वी कैन एड्रेस दी शॉर्ट number of items of a psychological test, तो वी कैन अप्लाई स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला टू फाइंड आउट रिलायबिलिटी। ये लाइन ही हमारे लिए याद रखना बस काफ़ी है, इसके अलावा हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। इसके अलावा कुडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, इट रिक्वायर्स अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सिंगल फॉर्म, है तो वही स्प्लिट हाफ का मेथड ही, और ये इसका फार्मूला है कुडर रिचर्डसन का। अगेन आपने ये याद नहीं करना, आप इसको सिर्फ थोड़ा सा पढ़ सकते हैं अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं। याद रखने की बात यहाँ पर लिखी हुई है लास्ट वन में कि कुडर रिचर्डसन फार्मूला इज एप्लीकेबल टू टेस्ट फूड टेस्ट आइटम्स और राइट और रॉन्ग, यानी 2 पॉइंट स्केल्स के अंदर है ना, जिसके अंदर सिर्फ ट्रू और फॉल्स मेजर गिवन है, यानी लिकट टाइप स्केल नहीं है जिसमें एंग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, उस तरह नहीं है, बल्कि सिर्फ ट्रू फॉल्स फॉर्मेट के अंदर है, 2 पॉइंट स्केल्स हैं। तो फिर ऑल और नन प्रिंसिपल जहाँ पर यूज़ हो रहा है वहाँ पर हम ये वाली रिलायबिलिटी कुडर रिचर्डसन फार्मूला वाली हम अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से ये जो हमारी नंबर ऑफ रिलायबिलिटीज़ हैं ये हमारी मुकम्मल होती हैं, जो हमने अभी पढ़ी हैं। रिलायबिलिटी की सबसे सिंपल आपने याद रखना है कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट स्कोर,
टेस्ट रीटेस्ट की मदद से, अल्टरनेट फॉर्म की मदद से, या स्प्लिट हाफ की मदद से। स्प्लिट हाफ के अंदर हमने 4 तरीके पढ़े हैं, 1 हाफ एंड सेकेंड हाफ, ऑड इवन मेथड, उडर रिचर्डसन फार्मूला, और इसके अलावा स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला। ये 4 हमने इसके अंदर हमने ये पॉइंट्स पढ़े हैं। इसके बाद हम इसके आते हैं लास्ट जो हमारे पास है इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट, वैलिडिटी, जो मैं अगले क्लिप में बताने लगी हूँ।